तीसरे नंबर के उदाहरण में आएंगे। तीसरे नंबर का उदाहरण स्वयं में ऐसा उदाहरण है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, ये उदाहरण नंबर 3 हर पेपर में आपको रखा मिलेगा। तो हम ऐसे प्रश्न का निपटारा करेंगे इस वीडियो में, और हम ऐसे प्रश्नों को पेपर में छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि सभी सवालों का लगाने का प्रोसेस जो होता है वो एक ही होता है। चाहे वो √2 पूछा जाए, चाहे √5 पूछा जाए, चाहे √7 पूछा जाए, इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो अगर हम इसका एक सवाल लगा लेते हैं, सभी सवालों का लगाने का कायदा एक ही होता है। तो बिना देरी किए हम इस सवाल को समझते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है, दिखाइए कि मतलब हमें सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम बताइए सवाल की बात मानेंगे? हम सवाल की बात नहीं मानेंगे। हम कहेंगे तुम अपरिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। हम अपनी बात मानेंगे। हम अपनी बात क्या मानेंगे? हम अपनी बात मानेंगे कि √ ये जो 3 है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। हम कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें सवाल की बात थोड़ी मानना है, हमें अपनी बात मानना है। हम अपने अनुसार से सवाल को करेंगे। हम कहेंगे ये √3 परिमेय संख्या, और हम जब अपनी बात मानकर करेंगे, अगर हमारी बात अगर गलत हो जाती है तो फिर सवाल की बात सही हो जाएगी। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। इस सवाल का पोस्टमार्टम होगा, लेकिन इस सवाल को समझाने में समय लगेगा। तो आपको वीडियो में बोर नहीं होना है, आपको सवाल को समझना है और अच्छे से समझना है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। आप सिर्फ सिद्ध करना सीख जाएंगे, लेकिन सवाल का कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को भगाइएगा नहीं। अगर आपसे बनता हो तो आप लोग भगा कर देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, इसको परिमेय संख्या माना। अब हम ये तो जानते हैं कि परिमेय संख्या जब इसको हमने मान लिया तो परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है। मतलब इस √3 को तुम P/Q के रूप में लिख सकते हो। अब भैया ये जो P और Q होता है, ये स्वयं में एक ऐसा नंबर होता है, ये दोनों का HCF 1 होता है। अभी आपको बताऊंगा कि दोनों का HCF 1 कैसे होता है। जब HCF 1 होता है, इसलिए हम कहते हैं जहां P और Q सहअभाज्य, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जब P और Q का HCF 1 होता है, HCF 1 होने का मतलब P और Q क्या होंगे? सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक, इसके बाद जो नीचे लिखा होता है Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे P और Q हमने सहअभाज्य पूर्णांक तो लिख दिया, लेकिन इसको नहीं समझाया हमने कि सहअभाज्य पूर्णांक कैसे होते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको समझाने के लिए 4/6 लिखा। अगर मैं आपसे कहूँ ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तो आप कहेंगे अगर इनका HCF, दोनों का HCF 1 निकल आएगा तो ये सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहाँ पे दोनों का HCF 1 निकलेगा, निकाल के देखिए। 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। तो दोनों का HCF क्या निकल के आया? दोनों का HCF निकल के आया 2। दोनों का HCF क्या निकल के आया? 2। तो 4 और 6 ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इनका HCF 2 निकल के आया, तो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक तब होगा जब इनका HCF 1 होगा। अब भैया इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि ये दोनों 2 से कट रहे हैं। ये दोनों कैसे हो रहे हैं? ये दोनों 2 से कट रहे हैं।
ये दोनों किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। अगर 2 से हम काट देंगे तो फिर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अगर यहाँ पे अगर हम अब बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम अब बात करें तो दोनों का HCF 1 होगा। मतलब अब ये सहभाज्य पूर्णांक होंगे, लेकिन ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। यहाँ पे इस सवाल का यही जो है मेन कंसेप्ट है। अगर P और Q अगर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाते हैं, जैसे 2 से या 3 से अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाते हैं, तो वहां पे HCF वही संख्या हो जाएगा जिससे वो विभाजित हो जाएगा। तो जब उस संख्या से विभाजित होगा तो मतलब HCF फिर 1 नहीं होगा, HCF 1 नहीं होगा, फिर HCF वही संख्या होगी। तो HCF जब 1 नहीं होगा तो वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। इसकी जब काटते हैं, काटने पर ऐसी संख्या आ जाती है कि वहां पे उनका HCF 1 निकलता है, तो वो सहभाज्य पूर्णांक होता है। तो हमें जो है इस सवाल में यही सिद्ध करना है कि P और Q जैसे अन्य किसी संख्या से दोनों 2 या यहाँ पे 3 लिखा है, P और Q दोनों 3 से विभाज्य होंगे। जब P और Q 3 से विभाज्य होंगे तो मतलब हम कह सकते हैं P और Q सहभाज्य पूर्णांक ना होंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं तो ये सहभाज्य पूर्णांक है? नहीं है। जैसे 3 से विभाज्य होंगे तो वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब HCF 1 होना चाहिए, है ना? जिससे विभाजित होंगे वही HCF हो जाएगा, 1 कहाँ HCF होगा? ना होगा। तो इसका मतलब हम जो है हमारी जो कल्पना है वो गलत सिद्ध हो जाएगी। हम माने हैं कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। जब P और Q अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाएंगे तो मतलब वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। और जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो ये जो संख्या लिखी ये परमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी ये परमेय संख्या। ये फिर क्या होगी? ये अपरमेय संख्या होगी। और यही चीज को हमें सिद्ध करना है। तो आइए, इतना चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद सवाल को हम आगे आते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे √3 इसका वर्ग कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे P/Q इसका वर्ग कर देंगे। जब वर्ग किया तो वर्ग कहता है √ हटा सकता हूं मैं, तो यहाँ पे 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे P²/Q² होगा। इसके बाद Q² अगर 3 का स्थान लेगा, Q² अगर 3 का स्थान लेगा तो ये जो 3 है, ये ले लेगा Q² का स्थान। अब यहाँ पे भैया जो ऊपर लिखा है वो 3 से विभाज्य है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जैसे 3 लिखा है, 3 से विभाज्य है। और अगर मैं इस 3 का वर्ग कर दूं, अगर वर्ग कर दूं तो वो भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल विभाज्य होगा, बिल्कुल विभाज्य होगा। जैसे मैंने P की जगह 3 लिखा, फिर इसके बाद 3 का मैं वर्ग करूंगा तो वो 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये कि अगर P या ऐसे कह सकते हैं P² अगर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ये जो है प्रमेय होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? P², ये जो P² है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है, P² 3 से विभाज्य है। तो फिर लिख देंगे तो P भी 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक, P² 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे लिखिएगा तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ये जो है प्रमेय होती है। अगर P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, क्योंकि P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ये हमारी एक बात हो गई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये P तुम्हारा 3 से विभाज्य है, मतलब P का एक गुणनखंड 3 होगा तभी तो 3 से विभाज्य होगा। मतलब हम अब क्या करेंगे? मानेंगे P को मानेंगे।
3 मानेंगे। इसका एक गुणनखंड 3 होगा और पीछे कुछ भी हो सकता, उसको तुम m मान ले। तो p को मान ले सीधा 3m। इस p को क्या मान ले, 3m मान ले। अब ये जो p का मान तुमने 3m माना है वो तुम यहाँ रख दो, ठीक। तो लिखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर, इसके बाद p की जगह लिखो 3m, p की जगह क्या लिखो 3m स्क्वायर। इसके बाद देखिए 3 लिख दो। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आप लोग थोड़ी समझिएगा, इसको समीकरण पहला बना लीजिएगा और ये p का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर 3 का वर्ग 9 m स्क्वायर बटे 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9। तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। तो m स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये 3 जाएगा नीचे, मतलब यहाँ पे अब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य है, ठीक। क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य लिख देंगे, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। आपको दोबारा याद करा दूं, मैंने यहाँ पे 4/6 लिखा था, दोनों 2 से विभाज्य हुआ था, तो दोनों का एचसीएफ 2 हो गया था, अगर 2 हो गया था तो ये फिर सहभाज्य पूर्णांक नहीं था, तो यहाँ पे जब p तुम्हारा 3 से विभाज्य और q भी तुम्हारा 3 से विभाज्य, देखिएगा p तुम्हारा 3 से विभाज्य, ये जो p है वो 3 से विभाज्य और जो आपका q है ये भी 3 से विभाज्य। जब p और q दोनों 3 से विभाज्य है, तब एचसीएफ क्या कहोगे, दोनों का 3 एचसीएफ कहोगे। अगर 3 एचसीएफ है तो मतलब p और q सहभाज्य पूर्णांक है, एचसीएफ 1 होना चाहिए जब सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। 3 एचसीएफ है तो सहभाज्य पूर्णांक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। p और q जब इनका एचसीएफ 3 है तो p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब भैया ये p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, हम यहाँ माने थे सहभाज्य पूर्णांक है, तभी ये संख्या परमेय संख्या। अगर ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तब फिर ये बताओ परमेय संख्या है, नहीं है, या परमेय संख्या होगी। हमने गलत माना था इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, बात क्या लिखेंगे, क्योंकि p और q दोनों 3 से विभाज्य हैं, p और q दोनों 3 से विभाज्य हैं। और p और q जब दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। p और q दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब भैया ये p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक थे तो ये परमेय संख्या थी। और जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो ये फिर परमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो लिख देंगे, अतः √3 क्या है, अपरमेय संख्या। √3 एक अपरमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग ये भाषा लिख लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। p और q दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक। जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो अतः कह सकते हैं √3 एक अपरमेय संख्या। फिर परमेय संख्या थोड़ी हो सकती है, अपरमेय संख्या होगी।